Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैंने एडजर फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री हैं। उसके लिए केवल आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और मेरे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उसको लाइक करो, कमेंट करो। आपकी कोई भी कैसी भी समस्या हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, फर्स्ट पेपर के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, साथ ही साथ ज्योग्राफी के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे वो समझ में नहीं आ रहा हो, याद नहीं हो पा रहा हो, तो आप किसी भी तरीके की समस्या शेयर कर सकते हो। मैं उसका 100% आपको समाधान करवाऊँगा। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं PDF लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर। जो ये मेरी PDF है, जो मैं आपको आगे कंटेंट पढ़ाऊँगा, उसकी आप चाहो तो PDF ले सकते हो। PDF लेने के लिए ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और इसके अलावा जून 2020 के नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में 75% प्लस से अधिक मार्क्स लाने के लिए मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है। आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और ये व्हाट्सअप ग्रुप केवल फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए है। इसके अलावा जो ये मेरे क्वेश्चन पेपर की जो PDF है, इसका फुल विवरण के साथ लेने के लिए, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ लेने के लिए मेरा ये चैनल है, इसको आप ये वीडियो देख रहे हो आप। और इसके अलावा नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर प्लस ज्योग्राफी का संपूर्ण सिलेबस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब चैनल और ये व्हाट्सएप ग्रुप। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो, साथ ही साथ मैं यहाँ पर बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव टाइप से टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करवा दिया हूँ। और इसके अलावा कंप्यूटर मेरा कंप्लीट हो गया, तो उनको भी आप ज़रूर पढ़ें। नीचे दिए गए तर्क पर विचार कीजिए। ध्वनि अस्थायी है क्योंकि यह अदृश्य है। भारतीय तर्कशास्त्र की दृष्टि से उपयुक्त तर्क में निहित दोष की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है अप्रासंगिक तर्क का दोष। किसका? अप्रासंगिक तर्क का दोष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए? ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनको कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए अपनाना चाहिए? तो वो हैं मूर्तता, शिष्टाचार और काल्पनिकता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि हमें मूर्तता, शिष्टाचार और काल्पनिकता, इन सभी को कक्षा में अच्छे कम्युनिकेशन के लिए अपनाना चाहिए। किन किन को? मूर्तता को, काल्पनिकता को और शिष्टाचार को। इनको हमें कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया था? तो वो है कोठारी आयोग। कौन सा आयोग है? कोठारी आयोग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए? उसे संगठित रहना चाहिए, उसे दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना चाहिए, उसे अधिन्यायवादी होना चाहिए, उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, उसे करनी और कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि जो एक अच्छा संप्रेषण करता होता है उसको सबसे पहला सिद्धांत तो फॉलो करना चाहिए कि वह संगठित रहना चाहिए। उसे क्या रहना चाहिए? संगठित रहना चाहिए। उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और साथ ही साथ उसे करनी और कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक अवस्थिति पर वायु गुणवत्ता को अभिलक्षणित करने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले मानक PM 2.5 है, जहां अनुलंघ 2.5 का अर्थ है। ऑप्शन ए है वायु में 1.0 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर में आलंबित कणों की औसत संख्या। ऑप्शन बी है निश्चित इकाइयों में आलंबित कणों का आकार।
ऑप्शन सी है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का सांद्रण, और ऑप्शन डी है वायु के 2.5 मीटर क्यूब में आलंबित कणों का सांद्रण। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है कि जो मानक 2.5 है, उस 2.5 का अर्थ है कि वायु के 2.5 क्यूब मीटर में आलंबित कणों की संख्या। और पीएम का फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर, कणिकीय तत्व। हिंदी में कणिकीय तत्व बोलते हैं और इंग्लिश में पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। और एक 2.5 होता है और एक 10 होता है। ऐसे समावेशी पद की पहचान कीजिए जिसमें कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। ऐसे समावेशी पद की पहचान कीजिए जिसमें कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग सम्मिलित होता है, तो वो है ई कॉमर्स। क्या है? ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किसको द्वितीयक भंडारक का एक रूप नहीं माना जाता? ये मैं कंप्यूटर में पढ़ा चुका हूँ। देखो, जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार से होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी, इसको मैं डिटेल से बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा रखा हूँ, और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको भी। तो इसमें जो रैम है वो एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम है, रोम है, ये क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है। और फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लैश डिस्क है, ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। जिनको हम डाटा केबल के द्वारा जोड़ते हैं वो सभी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। डाटा केबल हुआ, पेन ड्राइव हुआ, या फिर हम खुद ऐड करते हैं उनको, जैसे लैपटॉप में लगाया, फिर या किसी मोबाइल में लगाया, जो हम खुद यूज करते हैं, लगाते हैं खरीद के, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। और जो उस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ ही आ रही है, जैसे कंप्यूटर का रैम रोम होता है, फ़ोन का रैम रोम होता है, वो क्या है? सभी प्राइमरी मेमोरी है। उसके बाद स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? गैर सरकारी संगठन है, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या फिर वेबसाइट का नाम। तो जो स्वयं है वो शिक्षा के सिद्धांत की प्राप्ति के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस का सबसे बड़ा निमज्जक या सिंक है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका सबसे बड़ा निमज्जक या सिंक है हिम चादर। क्या है? हिम चादर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा अवाहन जन्य प्रदूषक है? अवाहन जन्य प्रदूषक है, तो इसमें है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो, नाम से पता चल रहा है अवाहन जन्य, मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो वाहनों से नहीं निकलता? तो जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो वाहनों से नहीं निकलता, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो शीत प्रशीतक होता है, स्पेशली जो फ्रिज होते हैं, या फिर वो सभी डिवाइसें जिनका यूज़ हम कूलिंग करने के लिए करते हैं, ठंडा करने के लिए करते हैं, चाहे वो फ्रिज हो फिर या चाहे AC हो। और उनसे क्या निकलती है? CFC गैस निकलती है, जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। और जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन गैस को, जो हमारे जो वायुमंडल में जो समताप मंडल है वहाँ पर एक ओजोन परत है। और ओजोन परत काम क्या करती है कि सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रा वेव्स हैं उनसे हमारी सुरक्षा करती है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उस ओजोन परत को ह्रास करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एक दो बार आया हुआ है, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ओजोन परत को सबसे ज़्यादा ह्रास पहुंचाता है? पहला फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा नाइट्रोजन, और चौथा सक्रिय कार्बन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सक्रिय कार्बन। कि ओजोन परत को जब CFC नुकसान पहुंचाती है तो CFC में जो सक्रिय कार्बन है, जो एक्टिव कार्बन है, वो सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, उसका ह्रास करता है। और प्रेजेंट टाइम में अंटार्कटिका पर बहुत ही बड़ा छिद्र बढ़ता जा रहा है रेगुलर, दिन प्रतिदिन। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर,
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षणिक संस्था के अनुक्षेत्र नाम या डोमेन नाम से संबंधित है, कि इनमें से शैक्षणिक संस्था का डोमेन नेम क्या है। तो देखो ORG, तो यहाँ पर शैक्षणिक संस्था का है EDU। देखो ORG का मतलब क्या होता है, ये शब्द हैं, इनको मैं याद करने का एक तरीका बता रखा हूँ जब मैंने इनको डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाया था, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ये एजुकेशन है, ये कॉमर्स है, व्यापार, और ये इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, एजुकेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी प्रदूषित जल के कारण होती है। प्रदूषित जल के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पर जो प्रदूषित जल होता है उसके कारण ये 3 बीमारियाँ होती हैं। पहली होती है गियार्डिया, दूसरी होती है हेमोहबीआसिस और तीसरा होता है टाइफाइड। ये 3 बीमारियां हैं जो प्रदूषित जल की वजह से होती हैं, जिनमें पहली है गियार्डिया, दूसरा है हेमोहबीआसिस और तीसरा है टाइफाइड। अब ये जो डेंगू बीमारी है वो एक मच्छर के कारण होती है। क्या होती है? एक मच्छर के कारण होता है डेंगू। ये किसी प्रदूषित जल की वजह से नहीं होता। एक इजिप्ट नाइल नामक मच्छर है, इजिप्ट नाइल, जिसकी वजह से डेंगू होता है। जो डेंगू का मच्छर है उसका नाम है इजिप्ट। तो डेंगू एक मच्छर की वजह से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति टेलीफोन लाइन पर प्रदत्त को संचारित करने में कंप्यूटर को सक्षम बनाती है? प्रदत्त को संचारित करने में सक्षम बनाती है, तो वो है हब। हब क्या होता है? देखो, CPU है, स्विच है, हब है, मॉडेम है। इनको मैंने कंप्यूटर में बहुत डिटेल से, बहुत सही ढंग से पढ़ा दिया है। आप वहाँ जाके पढ़ो। यदि आपने मेरा वीडियो देखा है तो आप 100% कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। देखो, हब क्या होता है? सपोज डैट ये एक मैन कंप्यूटर है और यहाँ से ऐसे इस तरीके से एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा हुआ है। कहाँ जुड़ा है? यहाँ जुड़ा हुआ है। फिर एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा है, एक कंप्यूटर यहाँ जुड़ा है। ये इसके चारों तरफ कंप्यूटर जुड़ा है। तो ये जो केंद्रीय कंप्यूटर है, जो सबसे ज़्यादा सेंटर में, इसको क्या बोलते हैं? हब कंप्यूटर बोलते हैं। हब बोलते हैं इसको, केंद्रीय नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय नोड या हब बोलते हैं, जहाँ से सूचनाएं सभी दिशाओं में संचारित होती हैं और सभी दिशाओं से सूचनाएं आती हैं। जैसे यहाँ से कोई नोटिफिकेशन निकाला कि आपको ये काम करना है और वो इन सभी को ऑर्डर दे दिया। यहाँ से क्या हुआ? सूचनाएं इस दिशा में संचारित हुई, यहाँ से सूचना गई, फिर इन्होंने काम कर दिया और यहाँ से सूचना वापस हब में आ गई। तो ये इस तरीके से काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य है? समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, अधिगम में तनाव को न्यून करना, भावी अधिगम के लिए सशक्त बनाना, स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर है स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना। गुरुकुल प्रणाली का मतलब होता है कि जो कुछ करना है वो आपको खुद को करना है, अपनी खुद की हेल्प लेके आपको शिक्षा करनी है। क्या करना है? आपको खुद की अपनी हेल्प लेके शिक्षा करना है। जैसे जब गुरुकुल होते थे तो उसमें क्या होते थे, एक बार जो गुरुदेव होता था वो बता देता था कि आपको बाण इस तरीके से चलाना है, उसके बाद सारा काम खुद को करना होता था। बिल्कुल वही सिस्टम है। और आप इसकी PDF भी ले सकते हो डिस्क्रिप्शन के साथ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। उस योजना को चिन्हित कीजिए जिसका उद्देश्य नीतिगत रूप से प्रासंगिक अनुक्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान शोध को बढ़ावा देना है, ताकि नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में बहुत आगतों का प्रावधान किया जा सके। मूल्यांकन में महत्वपूर्ण आगतों का प्रावधान किया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर है ICSSR शोध परियोजना, इंडियन काउंसिल सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिलिंग सोशल साइंस रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इसको आपको बिल्कुल सही ढंग से पढ़ना है।
मैं जब डेस्क्रिप्टिव पढ़ाया था वहाँ भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत सारी बार रिपीट हुआ है और आप पिछले पेपर्स उठा के देख सकते हो। 2019 में ये पेपर 4 से 5 बार आया हुआ है। तो NMEICT का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पर हमें सबसे स्पेशल ध्यान रखना है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, ये तो बिल्कुल सेम है, ये इसमें भी है। यहाँ पर सबसे डिफरेंस बात है जिसका यहाँ पर कोई मीनिंग है थ्रू, ये शब्द सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ, इसको हमें अच्छी तरीके से याद करना होगा। थ्रू, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय चुनिए। गैर नवीकरणीय, हमें कौन सा चुनना है? गैर नवीकरणीय चुनना है। तो देखो जो संसाधन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम, यूरेनियम, भूतापीय ऊर्जा। देखो जो संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरणीय होते हैं, दूसरा गैर नवीकरणीय होते हैं। अब जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं वो संसाधन होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। और जो गैर नवीकरणीय संसाधन वो हैं जिनका हम केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं। और मैं एग्जांपल बताता हूँ, कोई नदी बह रही है, और उसके बीच में हमने एक ट्रांसप्लांट लगा दिया बिजली पैदा करने का, और उसके आगे हमने एक बांध बना दिया, अब नदी चल रही है, उसमें पानी आया, वो जो ट्रांसप्लांट लगाया था उसमें जो टरबाइन मशीन घूमी उससे बिजली बन गई, फिर वो आगे गया, उस पानी को हमने पी लिया, जो वेस्टेज गया उसको हमने दूसरी जगह यूज कर लिया, वो पानी इंडस्ट्री में गया, उस पानी को साफ करके और फिर हमने दूसरी जगह यूज कर लिया। पानी के आप बहुत सारे यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि वो एक नवीनीकरण है। जो संसाधनों को हम दोबारा से, जैसे सौर ऊर्जा है। अब गैर नवीनीकरण कौन सा है कि जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते? पेट्रोलियम, एक बार खर्च कर दो, अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलाओ और उसको चलाओ, वो खर्च हो जाए, उसको दोबारा कहाँ से लेके आओगे? बिना खरीदे उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। पेट्रोल को एक बार यूज कर लिया तो किसी भी कंडीशन में आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। यूरेनियम को भी आपने एक बार यूज कर लिया तो उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी। और जो फॉस्फेट है वो भी क्या है? वो ही है। फॉस्फेट का आपने एक बार यूज कर लिया तो भी उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते आप। फॉस्फेट का आपने यदि एक बार यूज कर लिया तो उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो गैर नवीनीकरण कौन से हैं? प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, जिसको हम एक बार यूज कर लेते हैं, दोबारा नहीं कर सकते, उसको दोबारा ना तो यूज कर सकते और ना ही उसको हम पैदा कर सकते। यूरेनियम, इसको भी हम एक बार यूज कर लेते हैं तो दोबारा ना तो यूज कर सकते, ना ही इसको पैदा कर सकते। फॉस्फेट, इसको भी हम एक बार यूज कर लेते हैं तो ना तो दोबारा पैदा कर सकते, ना ही यूज कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन आज का। उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य क्या है? उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य है भारतीय महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि करना। भारतीय महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि करना। ये जो उन्नत भारत अभियान योजना है और भी स्वयं है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हम हाई एजुकेशन में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से, कंफ्यूज क्लियर करते हुए। फिर मिलते हैं हम। आज का हमारी जो 33 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए इस पेपर के। 26 जून 2020 का पेपर है ये, 26 जून 2020 का पेपर है। और ये 26 जून 2020 का पेपर है, ये आप कैसे बिलीव करेंगे? इसका जो मैं रियल प्रूफ था वो इसके पार्ट 1 में दे चुका हूँ। वहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपके पास भेजे हैं, इस वीडियो में, इस PDF में ऐड किया है मैंने, केवल आपको वैलिड प्रूफ देने के लिए। यहाँ पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, कभी ऐसा किया नहीं ना तो भूल जाते हैं हम लोग। और साथ ही साथ मैं ये क्यों कर रहा हूँ ऐसे लिख के, वहाँ पर क्या था, थोड़ा दिखने में मिस्टेक हो रही थी। NTA की वेबसाइट पर मिलते नहीं है पेपर, दूसरी वेबसाइटों से कहीं से अपने एडजस्ट किया है, तो वो पेपर एक तो PDF में नहीं है, दूसरा वो क्लियर दिखते नहीं है। जब आपको दिखेंगे नहीं तो पेपर सॉल्व करने से मतलब क्या है? इस वजह से इन्हें मैंने अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है
और यदि आपको वैलिड प्रूफ चाहिए तो इसका जो पार्ट 1 है वो आप ज़रूर देखें, वहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने इसका वैलिड प्रूफ दे रखा है। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।